हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का 8th चैप्टर दोस्तों, जो कि हमारा किसान, जमींदार और राज्य। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। दोस्तों ये थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक को मैंने कवर किया है दोस्तों, तो कॉपी किताब उठा लीजिए और पढ़ना चालू कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को बिना वेस्ट किए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों क्या है, ग्रामीण समाज में पंचायत और गांव के मुखिया का वर्णन कीजिए। तो समझ में आया क्वेश्चन, ग्रामीण समाज में पंचायत और गांव के मुखिया का वर्णन करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 16वीं और 17वीं शताब्दी में गांव में पंचायत होती थी। पंचायत में आमतौर पर बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पंचायत में कौन लोग बैठते हैं, जो थोड़े से वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो सारे, ठीक है। गांव के महत्वपूर्ण लोग होते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। पंचायत के निर्णयों को गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ता था। तो दोस्तों इस पहले पॉइंट में आपने क्या देखा कि मुख्य तौर पर गांव में पहले के टाइम में क्या होता था, पंचायत होता था। और पंचायत में कौन लोग होते थे, जो बूढ़े लोग होते हैं उनका जमावड़ा रहता था, और ये लोग गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे दोस्तों, ठीक है। और जो भी निर्णय लेगी पंचायत उसे सभी व्यक्तियों को मानना पड़ता था। ये तो आपको पता है, आपके घर की कहानी है। तो आगे सेकंड पॉइंट, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था दोस्तों, ठीक है, जिसे मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से यह पता चलता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों द्वारा होता था और चुनाव के बाद उसे जमींदारों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो जो मुखिया होता था वो उसको कौन चुनता था दोस्तों, जो गांव के बुजुर्ग लोग होते थे वो लोग चुनते थे। और इनको अपनी मुखिया का जो मंजूरी लेना होता था वो किससे लेते थे दोस्तों, जाकर यहाँ पे जमींदारों से लेते थे जाके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुखिया अपने पद पर तब तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर विश्वास होता था। जब बुजुर्गों का विश्वास टूट जाता था तो मुखिया का पद से हटा दिया जाता था। मतलब मुखिया का पद तक जब तक ही रह पाएगा वो, जब तक उसके ऊपर मुखिया का विश्वास रहता था। अगला पॉइंट है, पंचायत का खर्चा गांव के आम खजाने से चलता था। देखिए जो भी पंचायत का खर्चा था वो गांव के खजाने से ही चला करता था, जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन अधिकारियों की खातिरदारी भी की जाती थी जो समय समय पर गांव का दौरा करने आया करते थे, ठीक है, जो समय समय पर गांव का दौरा करने आया करते थे। इस कोष का उपयोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए भी किया जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या था दोस्तों, हमने बताया कि पंचायत, तो दोस्तों ये पंचायत होता था, मुख्य तौर पर यहाँ पे बुजुर्गों का जमावड़ा रहता था, ठीक है। और जो भी पंचायत निर्णय लेती थी सबका उसका पालन करना पड़ता था, मानना पड़ता था, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों कि पंचायत के कार्य क्या थे दोस्तों, पंचायत के कार्य क्या थे। तो जरा देखिए, गांव की आमदनी और खर्च का हिसाब रखना मुखिया का काम होता था, ठीक है। किसका काम होता था, मुखिया का काम होता था, जिसमें पंचायत का पटवारी मदद करता था, ठीक है। अगला पॉइंट है, पंचायत का एक मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना था कि गांव में रहने वाले लोग अपनी जाति की हदों में रहे, और शादी अक्सर मुखिया की मौजूदगी में होती थी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपका 8 मार्क्स में आएगा दोस्तों, और मेरा भी मेन मकसद क्या है आप लोगों का कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक को प्रोवाइड कराना यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी आपको फुल कोर्स नहीं कराया जा रहा है, किताब से नहीं पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम से लेकर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन जो है दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि आज से मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूं 12वीं क्लास के बच्चों को, और मैंने हमेशा नोट किया है कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो क्यों ना मैं आपको भी ये वीडियो शेयर करूं, इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बना रहा हूं और पूरी प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। 1 से 8 चैप्टर जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, 8वां चैप्टर है दोस्तों। तो वीडियो में लगे रहे, बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ना है आपको केवल, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करना है। चलिए हम आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे देखिए, पंचायत को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने का अधिकार था। यह एक गंभीर कदम था जिससे दंडित व्यक्ति को गांव छोड़ना पड़ता था। अगर मान लो उसने कोई गलत काम कर दिया किसी व्यक्ति ने, तो उसको क्या पंचायत से निकाल दिया जाता था और उसे गांव भी अपना छोड़ना पड़ता था। आगे देखिए चौथा पॉइंट है, गांव के अलावा प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत होती थी जो समाज में काफी ताकतवर होती थी और जातीय विवादों का समाधान करती थी। तो दोस्तों ये आपका क्या था, एक बार फिर से देखो क्या था, ग्रामीण समाज में पंचायत और गांव के मुखिया का वर्णन। दोस्तों 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और उसमें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है, चीजों को नोट करना है वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई। क्या बोला दोस्तों मैंने, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगलवासियों की जीवन कैसे बदल गई। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। जंगलवासी देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत के लगभग 40% हिस्से में घने जंगल थे। ठीक है दोस्तों, जब 16वीं और 17वीं शताब्दी थी उस समय भारत में जो था ना 40% घनी जंगल थे। ठीक है, और इन जंगलों में रहने वाले लोगों को जंगलवासी या वनवासी कहा जाता था, जो मुख्य रूप से झारखंड, मध्य भारत, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में रहते हैं। दोस्तों कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ये भारत में। देखो ध्यान से इनके लोकेशन ध्यान दो। देखो झारखंड, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में रहते थे। तो ये तो हमारा था कि जंगलवासी कौन होते हैं। ठीक है, 16वीं-17वीं शताब्दी में 40% भाग जंगल से घिरा हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनके जीवन में परिवर्तन किन कारणों से आया दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्या है, वाणिज्यिक खेती के असर से जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आया और वह अब जंगल के उत्पाद जैसे शहद, लाख और मधुमेह का निर्यात करने लगे थे, क्योंकि इनकी मांग बढ़ गई थी दोस्तों। तो अभी क्या करने लगे दोस्तों, कुछ वाणिज्यिक काम भी करने लग गए थे, जो कि जंगल के उत्पाद होते जैसे शहद हो गया, लाख हो गया, इन लोगों का ये निर्यात किया करते थे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है, ध्यान देंगे दोस्तों, सामाजिक कारणों से भी बदलाव हुआ। कई जंगलवासी कबीले के सरदारों के तहत रहते थे और कुछ जमींदार बन गए थे। ठीक है, तीसरा, मौसम के अनुसार जंगलवासी अब अपनी गतिविधियां बदलने लगे थे। वह बसंत में जंगल उत्पाद इकट्ठा करते थे और गर्मियों में मछली पकड़ते और मानसून के दौरान खेती करते। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या था, इंटेलिजेंस आने लग गई थी, लोग सभ्य बनने लग गए थे। क्या करने लग गए थे, व्यापार करने लग गए थे, उनके बीच में सामाजिक स्थिति सुधरने लग गई थी। और क्या था दोस्तों, मौसम के अनुसार वो लोग अपना काम करते थे। ठीक है, जिस तरीके से क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बसंत में जंगल उत्पाद इकट्ठा करते थे और मानसून के वक्त वो खेती वगैरह करते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या अगला, जंगलवासियों ने अब जंगल के जानवरों जैसे हाथियों को पकड़कर बेचना शुरू कर दिया और वस्तुओं की अदला बदला भी करने लग गए। मतलब कि बार्टर सिस्टम भी चालू कर दिया, मतलब एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु लेना। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे जुड़े रहें, पक्का आपके 90+ आएंगे अगर आपने सारी वीडियो को अच्छे से देखा है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, भोकाल मचाना दोस्तों इस बार के पेपर में। देखिए 5वां पॉइंट, कुछ कबीले अब भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार करने लगे थे। क्या करने लग गए थे, देखिए यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के बीच कुछ कबीले व्यापार करने लग गए थे, जिससे उनके जीवन में और भी बदलाव आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि जंगलवासियों के बीच में क्या बदलाव, मतलब जंगलवासियों के जीवन में क्या परिवर्तन आए और जंगलवासी कौन थे दोस्तों। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया आपका 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगलवासी की जिंदगी किस प्रकार बदली। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा कि जंगलवासी कौन होते हैं और फिर उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते सीधा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन, मान लो मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करना है। दोस्तों मुगल काल में कृषि समाज के महिलाओं के बारे में वर्णन करना है। जो महिलाएं थी दोस्तों कैसी थी, पुरुष के साथ उस समय कंधा से कंधा मिलाकर काम करती थी, वो हर एक फील्ड में काम करती थी जो आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को गहराई से पढ़ते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट पे ध्यान देंगे। मुगल काल में महिला और पुरुष दोनों मिलकर खेती या खेतों में काम करते थे। पुरुष खेतों में हल चलाते थे, जबकि महिला बुआई, निराई, गुड़ाई और फसलों की कटाई करती थी। इस समय कार्य में लिंग आधारित भेदभाव नहीं था, मतलब औरत और आदमी का कोई भेद नहीं था, काम यहाँ पे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर करते थे दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है 16वीं शताब्दी में महिलाएं कृषि उत्पादन के साथ साथ दस्तकारी जैसे कि क्या, बर्तन बनाने, कपड़े पर कढ़ाई करने और सूत काटने में भी शामिल थे। ये सारे काम ये उस समय भी करा करते थे, जैसे कि बर्तन बनाने, कपड़े पर कढ़ाई करने, ये सारी चीजें भी ये महिलाएं करती थी। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, महिलाएं न केवल कृषि कार्य करती थी बल्कि बाजारों में भी अपने उत्पाद बेचने जाती थी। अपने उत्पाद मतलब जो कि वो खेती वगैरह करके और जो भी वो बनाती थी वो सारे उत्पाद। ठीक है, वह जरूरत पड़ने पर नियोक्ता के घर पर भी जाकर काम करती थी। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के घर पे, साहबों के घर पे जाके काम करती थी। फोर्थ पॉइंट, महिलाओं को बच्चा पैदा करने के कारण महत्वपूर्ण साधन माना जाता था, लेकिन कुपोषण और बार बार प्रसव के कारण उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक थी। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी आपने पढ़ा 4 पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट है, मुगलों के समय में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार था। देखो दोस्तों, उस समय महिलाओं के पास भी अपनी संपत्ति रखने का पूरा अधिकार था।
अब देखिए, वह जमींदारों की उत्तराधिकारी बन सकती थी और संपत्ति बेचने या गिरवी रखने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र थी, जो कि आज केवल आप देख सकते हो कि लड़कियों को नहीं मिलता है, लड़कों को ज़्यादा दिया जाता है, जो खानदानी पुश्तैनी जमीन वगैरह होता है वो सारी चीज़ें, जायदाद वगैरह। ठीक है, महिलाओं का आर्थिक योगदान कृषि और व्यापार दोनों में महत्वपूर्ण था और कई महिलाएं जमींदारों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही थी। अब दोस्तों हमने एक क्या पढ़ा है, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया है। ठीक है, तो महिलाएं की स्थिति वाला एक क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। ये क्वेश्चन देखिए, टॉपिक हमेशा आपको पता है कि बनता ही है महिलाओं वाला, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। ठीक है, पॉज करिए, लिखिए। ठीक है, आपका केवल 1 घंटे में कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो का। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है मुगल काल में जमींदारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या करना है, मुगल काल में जमींदारों की भूमिका का वर्णन करना है। जरा ध्यान से देखेंगे, जमींदार वह लोग होते थे जो जमीन के मालिक होते थे और ग्रामीण समाज में उच्च श्रेणी में आते थे, उन्हें कुछ विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्राप्त थी। अब दोस्तों ये जमींदार क्या थे, बड़े बड़े लोग होते थे, बड़े मतलब उच्च वर्ग के अंदर आते थे, अमीर लोग थे ये। ठीक है, समाज के। अगला पॉइंट है, जमींदारों की कमाई मुख्य रूप से कृषि से आती थी, लेकिन वह स्वयं खेती में भाग नहीं लेते थे, वह किसानों से भूमि का पट्टा लेकर उनसे राजस्व वसूलते थे। मतलब क्या, अपनी भूमि दे देते थे किसानों को और किसान उस पर जितना भी कमाएगा उसका जो आधा से ज्यादा हिस्सा वो अपने पास रखेगा, बाकी वो किसान को दे देगा। ठीक है, तो ये वाले 2 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। देखिए अगला पॉइंट क्या है, जमींदारों की ताकत उनके व्यक्तिगत जमीन मिल्कियत और जमीन, मतलब जो उनकी जमीन, मतलब जो उनके पास जमीन होती थी ना, उनको कहते थे मिल्कियत। ठीक है, और जमीन के किराए पर निर्भर थी। इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर काम करते थे। मतलब जो जमींदारों की जमीन होती थी उस पर दिहाड़ी वाले मजदूर जो रहते थे वो खेती वगैरह करते थे। अगला पॉइंट है, जमींदारों को राज्य की ओर से कर वसूलने का अधिकार था, बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है, जमींदारों के पास किले होते थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां होती थी। क्या होता था, जमींदारों के पास उनके पास किले भी होते थे और उनकी सैनिक टुकड़ियां भी होती थी, जिसमें घुड़सवार, तोप खाने और पैदल सिपाही आदि थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या था, आप जरा नोटिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था मुगल काल में जमींदारों की भूमिका बतानी है। जमींदारों की भूमिका कि जमींदारों कैसे भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो उच्च श्रेणी में आते थे, अपनी जमीन को पट्टे पे देते थे, किसानों से काम कराते थे आदि। ठीक है, और उनके पास कुछ सरकारी अधिकार, इसमें वो कर वगैरह वसूलते थे। ठीक है ना, उनके पास अपनी जमीन होती जिस पे ये निर्भर रहते थे। ठीक है, अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, 17वीं सदी के स्रोत कितने किस्म के किसानों की चर्चा करते थे। मतलब कि उस समय कितने किस्म के किसान, 2 तरह के किसान थे, खुद कासातकार और पाही कासातकार। देखिए खुद कासातकार कौन होते थे, वह किसान होते थे जो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी अपनी जमीन होती थी। लेकिन जो पाही कासातकार थे दोस्तों, पाही कासातकार ये किसान दूसरे गांव से खेती करने आते थे, कभी ये अपनी मर्जी से पाही कासातकार बनते थे, तो कभी ये अकाल या भुखमरी के कारण भी ये किसान बन जाते थे। ठीक है, क्योंकि इनके वहाँ पे खेती नहीं होती थी, इनके जो खेत होते थे वो जड़ जाते थे या कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से इनको पाही के साथ बनना पड़ता था। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के कृषि थे, खुद कसतकार और पाही कसतकार। ये ज़्यादा आपका 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में आ सकता है, तो जरा नोट करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईने अकबरी के बारे में आ गया। जो आईने अकबरी है दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से नोट करेंगे। देखिए, कृषि इतिहास के लिखने के लिए आयन को एक स्रोत के रूप में उपयोग करने में क्या समस्या है। ठीक है, और इतिहासकार इस स्थिति से कैसे निपटने लग गए। मतलब जो आईन अकबरी जो किताब थी उससे जो कृषि का इतिहास पढ़ा जा रहा था उसमें क्या समस्या आ रही थी दोस्तों, जरा ध्यान देंगे। देखिए, आईन अकबरी अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्बुल फजल द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी आईन अकबरी? अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। देखिए, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें अकबर के शासनकाल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का वर्णन है। किसका है दोस्तों? इस आईने अकबरी किताब में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो जरा ध्यान देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का वर्णन है। बहुत बढ़िया दोस्तों। दूसरा,
इतिहासकारों को आईन अकबरी का उपयोग करते समय कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो कि दोस्तों ये आपके सामने निम्नलिखित पॉइंट है। जरा ध्यान देंगे इन पॉइंटों पे कि क्या समस्या आई आईन अकबरी को पढ़ने में। देखिए, पहला, यह पुस्तक अकबर की प्रशंसा के लिए लिखी गई थी और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। ठीक है, मतलब देखो क्या है कि राजा के नेतृत्व में लिखी गई, तो राजा बढ़ा चढ़ा के लिखवाते हैं अपने बारे में, तो सही जानकारी नहीं होती, इसलिए दिक्कत आ रही थी। अगला पॉइंट देखिए, इसमें अकबर के खिलाफ विद्रोह करने को पागलपन बताया गया, जिससे यह निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। ठीक है, अगला पॉइंट है, कई आंकड़े और गणनाएं त्रुटिपूर्ण मतलब गलत थी, कुछ गिनतियां जो थी वो दोस्तों वो त्रुटिपूर्ण थी, जो गलत थी, जो अब्बुल फजल के सहयोगियों द्वारा की गई गलतियों का एक परिणाम हो सकता है। ठीक है, अगला, इतिहासकार इन समस्याओं का सामना करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं और आईन अकबरी के विवरणों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आईन अकबरी किस तरीके से जो कृषि को समझने के लिए जो उपयोग में नहीं लाई गई, क्या इसमें प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन को किस हद तक निर्वाह कृषि के रूप में देखना संभव था। किस मतलब निर्वाह मतलब जो उस समय जो लोग थे केवल वो क्या थे, खाने योग्य ही कृषि करते थे, बेचने योग्य नहीं करते थे। ये आपको बताना है किस प्रकार संभव था। देखिए, पहला, मध्यकालीन भारत एक कृषि प्रधान समाज था जहां 85% जनसंख्या गांव में रहती थी। कितने परसेंट जनसंख्या दोस्तों? 85% जनसंख्या जो रहती थी वो गांव में रहती थी और कृषि से जुड़ी होती थी। आइए देखिए, आईन अकबरी के अनुसार मुगल के समय में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। अगला, अधिकांश जगहों पर साल में 2 से 2 फसलें उगाई जाती थी, एक रबी और दूसरी कौन थी? अरबी फसल। ठीक है, अगला आ जाओ, धान, गेहूं, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन हुआ जो मुख्य रूप से निर्वाह के लिए उगाई जाती। निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए, खा पी के जीने के लिए, मस्त होने के लिए। ठीक है, तो मुख्य रूप से निर्वाह के लिए उगाई जाती थी। अगला पॉइंट है, इसके अलावा गन्ना, कपास, अफीम और नील जैसी फसलें व्यावसायिक थी जो राज्य को कर देने के लिए उगाई जाती थी। मतलब ये सारे उगाते थे राज्य को कर देने के लिए, मतलब इन्हें राज्य के लिए उगाया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला टॉपिक है, तो ध्यान दीजिए क्या था कि 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि उत्पाद को किस हद तक निर्वाह कृषि के रूप में देखना था। तो दोस्तों ये काफी हद तक कृषि निर्वाह कृषि थी और कुछ कर देने के लिए, जैसे कि गन्ना, कपास, अफीम आदि कर के रूप में उगाए जाते थे और राज्य को कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ग्रामीण समाज की क्रियाकलापों की जानकारी हमें कहां से मिली। तो देखो मतलब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझेंगे। ग्रामीण समाज की प्रक्रिया या क्रियाकलापों की जानकारी हमें कहां से मिली। तो आइए आ जाइए उत्तर में आ जाइए दोस्तों। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों के शासन के तहत कृषि इतिहास को समझने के लिए ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत थे। क्या थे दोस्तों? ऐतिहासिक ग्रंथ और क्या बोला? दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत थे। सेकंड पॉइंट में चलते हैं, आईन अकबरी से मिलती है जानकारी दोस्तों। आईन अकबरी में क्योंकि अकबर के काल में लिखा गया था, जो कि मुगल काल था, उससे पता चलता। देखो, यह अकबर के शासन के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला, कृषि दस्तावेज। देखिए, इन दस्तावेजों में कृषि उत्पादन, राजस्व वसूली और किसान की स्थिति के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, आगे व्यापार के रिकॉर्ड। देखिए, व्यापार और उत्पादन के दस्तावेजों से यह समझने में मदद मिलती है कि गांव में उगाई जाने वाली फसलें का विपणन कैसे हुआ, मतलब कि इन्हें जो है मार्केट तक कैसे पहुंचाया गया। दोस्तों ये पॉइंट थे आपके कुछ, जो कि क्या है कि किस तरीके से जानकारी हमें मिलती है कहाँ से। दोस्तों क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेजों से मिलती है। ठीक है, आईन अकबरी से मिलती है, कृषि दस्तावेज से मिलती है, इसमें कर वसूली और राजस्व वसूली का आदि का विवरण मिलता है, व्यापार के रिकॉर्ड आदि से भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आईन अकबरी, जो कि फिर से मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस पर जरा ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए, तो आईन अकबरी के बारे में बताना है कि इस पर को टिप्पणी करना है, तो जरा ध्यान दीजिए। आईन अकबरी अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ था, जो अकबर के शासनकाल में अब्बुल फजल ने लिखी थी, जो कि अब्बुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार अब्बुल फजल ने लिखी थी। यह ग्रंथ अकबर के शासनकाल में के प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, किन मुद्दों पर? प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत करता है। आईन अकबरी को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है।
जिनमें से प्रत्येक भाग अकबर के साम्राज्य और शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या समझ रहे हो आप कि आईन अकबरी जो था वो अकबर के राजदरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था अकबर के राजदरबार में रहकर। किसके बारे में? प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर किया था दोस्तों इसने। और आईन अकबरी दोस्तों जो था वो मुख्य 5 भागों में बटा हुआ था और प्रत्येक भाग अकबर के साम्राज्य और शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती थी। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग रुके हुए तो आपके नहीं तो किसके नंबर आएंगे दोस्तों एग्जाम के अंदर? बताओ। आपके अंदर चाह है पढ़ने के लिए दोस्तों, इसलिए आप अभी तक कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखते रहिए दोस्तों। एक एक चीज जो है इंपॉर्टेंट करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखिए पहला मंजिलावादी या शाही परिवार और रखरखाव। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? मंजिलावादी या फिर शाही परिवार और रखरखाव। देखो इस भाग में अकबर के परिवार और उनके रखरखाव से संबंधित जानकारी दी गई है। इसमें शहरी परिवार के सदस्य, उनके कार्य तथा उनके भत्ते और प्रबंध की विस्तृत जानकारी शामिल है। अगला है सिपाही और आबादी। देखिए सैनिक प्रशासन, इस भाग में सैनिकों, प्रशासनिक व्यवस्था और दरबारी अफसरों, किसके बारे में? देखिए प्रशासनिक व्यवस्था, दरबारी अफसरों का विवरण जो है दिया गया है। यहाँ यह भी बताया गया है कि अकबर के दरबार में विद्वान, कवि और कलाकार किस प्रकार सम्मानित किए गए थे और उनके योगदान की चर्चा की गई है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए मुल्क, आबादी या फिर राजस्व और साम्राज्य के प्रांत। देखिए यह भाग साम्राज्य के वित्तीय पहलुओं, राजस्व की दरों और 12 प्रांतों के विवरण पर केंद्रित है। इसमें राजस्व के संग्रहण और इसके विपरीत या वितरण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट है भारत के लोक साहित्य और संस्कृतियां। मतलब भारत के लोक और साहित्य और संस्कृतियों के बारे में भी लिखा गया था इसके अगले भाग में। इस भाग में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, विशेषता, रीति रिवाज और समाज की संरचना के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही भारतीय साहित्य और कला की विभिन्न धाराओं का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें थी दोस्तों कुछ, क्या कितने भागों में इसको बांटा हुआ था। आखिरी पढ़ लेते हैं दोस्तों। आइए देखिए आईने अकबरी को 1898 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के 42 वर्षों में 5 बार संशोधित किया गया था और यह हमें उस समय की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था की सटीक जानकारी प्रदान करती है। यह ग्रंथ न केवल अकबर के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति की समृद्धि का भी प्रमाण है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी हमारी आईन अकबरी थी। ठीक है, इसके ऊपर हमने टिप्पणी करा। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा इससे रिलेटेड है, ध्यान दीजिए क्या है कि आईन अकबरी का क्या महत्व था दोस्तों। ठीक है, देखो तो निम्नलिखित महत्व है, अलग अलग दृष्टिकोण से इसके अलग अलग महत्व है। तो जरा ध्यान देंगे आईन अकबर का महत्व। देखो प्रशासन और व्यवस्था। देखिए आईन अकबरी अकबर के शासनकाल के प्रशासन और व्यवस्था के बारे में क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें प्रशासनिक पदों, उनके कार्य और अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। सॉरी, देखिए अगला क्या है? राजस्व और प्रांत। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें विभिन्न प्रांतों के प्रशासन और राजस्व प्रणाली की जानकारी जो है, क्या बोला दोस्तों मैंने, हमें विभिन्न प्रांतों के प्रशासन और राजस्व प्रणाली की जानकारी मिलती है। यह बताता है कि कैसे राज्य ने राजस्व संग्रहण को व्यवस्थित किया और प्रांतों को कैसे नियंत्रित किया। थर्ड पॉइंट सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी। आईन अकबरी उस समय के सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, धर्म, व्यवसाय और भारतीय संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह भारत के समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है? सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी भी हमें आईन अकबरी देता है, इसलिए हम इसे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बोल सकते हैं। अगला क्या है? युद्ध और शाही दरबार। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, युद्ध और शाही दरबार। देखिए यह ग्रंथ अकबर के युद्धों और राजदरबार की गतिविधियों, शाही परिवार और त्योहार के बारे में भी विस्तृत जानकारी देता है, जिससे उस समय के शाही जीवन और शक्ति संरचना को समझा जा सकता है। बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए आईन अकबरी न केवल इतिहासकारों के लिए बल्कि स्रोतकर्ताओं और भारतीय इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी एक अमूल्य स्रोत था। दोस्तों ये सारे जो है पॉइंट हमारे क्या बताता है? महत्व बताता है आईन अकबरी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों क्या हमारा है? विचाराधीन काल में मौद्रिक कारोबार की अहमियत की विवेचना उदाहरण देकर कीजिए। ठीक है, मौद्रिक दोस्तों जरा ध्यान दीजिए। 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में मौद्रिक कारोबार का महत्व बढ़ गया था और इस काल में चांदी को मुख्य रूप से मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम इस बदलाव को समझ सकते हैं, तो जरा ध्यान देंगे।
ठीक है। देखिए पहला क्या है दोस्तों, चांदी का प्रवाह। देखिए इस समय भारत में निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं का भुगतान चांदी में किया जाता था। किस में किया जाता था? चांदी के द्वारा किया जाता था भुगतान। आगे देखिए, जिसके कारण चांदी का प्रभाव भारत में बढ़ा। चांदी के सिक्कों का संचालन बढ़ने से भारत का व्यापार और अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ। अगला पॉइंट है किसानों को नगद भुगतान करना। देखो किसानों को अपने करों का भुगतान अब नगद में करने की अनुमति मिली और कई जमींदार और दस्तकार भी नगद भुगतान करने लगे, जिससे मुद्रा का उपयोग बढ़ने लगा। ठीक है। अगला पॉइंट है विदेशी दृष्टिकोण। जरा ध्यान देंगे विदेशी दृष्टिकोण पे। देखिए इटली के मुसाफिर जोवानी कारेरी, मतलब क्या बोला मैंने, जोवानी कारेरी ने 1690 के आसपास भारत से होकर गुजरते हुए इस बात का उल्लेख किया कि कैसे चांदी विभिन्न देशों से भारत लाई जाती थी। ठीक है। अगला पॉइंट है बाजारों का निर्माण। देखिए धीरे धीरे मुद्रा प्रचलन के कारण बड़े बाजारों का निर्माण हुआ, जहां लोग अपनी वस्तुओं को बेचने और खरीदने लगे। किसान अब अपने उत्पाद बाजारों में बेचने के लिए ले जाने लगे और वहां से नगद प्राप्त करने लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी मुद्रित कहानी। अगला पॉइंट है देखिए नकदी फसलों का प्रचलन। कुछ फसलें जैसे कपास और नील को अब नगद फसल के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि इनका भुगतान भी नगद में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है अगला निष्कर्ष बोलेंगे। इस प्रकार मुद्रा का प्रचलन और मौद्रिक कारोबार ने भारत के व्यापारिक ढांचे को मजबूत किया और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए दोस्तों। ठीक है। तो ये क्या था दोस्तों हमारा, किस तरीके से बोलेंगे कि मौद्रिक कारोबार अहमियत की विवेचना कीजिए। तो मौद्रिक जो व्यापार था दोस्तों, इसकी यह अहमियत थी। जब चांदी का प्रभाव हुआ तो चांदी के सिक्कों का लेन देन किया गया हर एक चीज में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा है उन सबूतों की चर्चा करो जो ये सुझाते हैं कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व महत्वपूर्ण था। ठीक है। तो आइए देखिए, मुगल काल में राजस्व का संग्रहण समाज के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और भू राजस्व विशेष रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसके कुछ प्रमुख सबूत निम्नलिखित है दोस्तों। जरा ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन पे भी। ये क्वेश्चन में भी जो है आपके एग्जाम में आ जाता है अक्सर 3 या 8 मार्क्स में, तो ध्यान देंगे। तो देखिए पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा राजस्व तंत्र का निर्माण। देखिए मुगलों के शासन में राजस्व के संग्रहण के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया गया था, जिसका प्रमुख अधिकारी दीवान होता था। दीवान के नेतृत्व में राजस्व संबंधी सभी कार्य किए जाते थे। कौन किसके नेतृत्व में सारा ये तंत्र होता था दोस्तों? दीवान के अंतर में ये सारी चीजें होती थी, अंडर में। ठीक है। अगला पॉइंट है दीवान के कार्य। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, जो दीवान के कार्य थे, दीवान के 2 मुख्य कार्य थे। पहला राजस्व का हिसाब रखना और राजस्व वसूलना। इसके अलावा राजस्व संग्रहण के लिए अमीर गुंजाल को नियुक्त किया जाता था, जो वसूली में मदद करते थे। कौन दोस्तों? अमीर गुंजाल। अगला है राजस्व निर्धारण। देखिए भू राजस्व के निर्धारण में राज्य अपना हिस्सा अधिक से अधिक रखना चाहता था, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों के कारण कभी कभी निर्धारित राशि को पूरी तरह से वसूलना कठिन होता था। ठीक है। अगला है भूमि की जांच। देखिए अकबर के शासनकाल में भूमि की जांच की जाती थी और उसे 4 प्रकार में बांटा गया था। देखिए पहला पोजल, जिसे कहते हैं सालाना खेती योग्य भूमि। परोती, जमीन जो कुछ समय के लिए छोड़ी जाती है। फिर कहते हैं चच्चर, जो कि 3-4 वर्षों तक खाली भूमि रहती है। और बंजर भूमि, जिस पर लंबे समय तक खेती नहीं की जा सकती। ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार भू राजस्व की अहमियत को समझते हुए मुगलों ने इसे एक सशक्त और व्यवस्थित तरीके से लागू किया था, जिससे साम्राज्य के वित्तीय आधार को मजबूत किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्या कि भाई किस तरीके से उन सबूतों की चर्चा कीजिए जो कि बताता है कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व अत्यधिक इंपॉर्टेंट था। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में और वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों वो लिख लीजिए और उनको बार बार याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए जो है अब मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों